क्लास 6। आज हम पार्ट 8 कितनी ज़मीन पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ये एक विदेशी कहानी है। इसमें एक दीना नाम के व्यक्ति के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम भौतिक सुखों के लिए, क्षणिक सुख जो हमारे हैं, भौतिक सुख साधन है ना, उनके लालच में आके हम अपने जीवन को व्यर्थ बना लेते हैं। मतलब जीवन में हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और कभी जीवन जी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसमें उसी को बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। एक दीना नाम का व्यक्ति है, वो कैसे भौतिक सुख, थोड़े से लालच के लिए वो अपने जीवन का अंत कर लेता है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि संतोष धन जो है वही सर्वोपरि है। जितने अन्य धन सुविधाएं हैं वो सब हमारे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति की सभी चीज़ें यहीं की इसी संसार में भौतिक सुख रह जाते हैं, ना कि वो साथ लेके जाता है। लेकिन जब तक उसका जीवन होता है तब तक वह इन्हीं के पीछे भागता रहता है। अतः हमें अपने जीवन में संतोष के धर्म को, सबसे पहले धन को अपनाना चाहिए। अतः हमें संतोषी बनना चाहिए कि हमारे पास जितना है, जितने में हमारा जीवन कट सकता है उतना ही हमारे पास अच्छा है। भगवान ने जो दिया है वही अच्छा है। ज़्यादा लालच के पीछे, ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस कहानी में यही शिक्षा देने का प्रयास टॉल्स्टॉय जी ने किया है। देखिए, शुरू करते हैं कहानी। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का शहर में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी बहन देहात में किसान के घर ब्याही थी। 2 बहनों के बारे में बताया जा रहा है। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई थी। बड़ी बहन अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो, शहर में हम कैसे आराम से रहते हैं। फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, तरह तरह के स्वाद की खाने पीने की चीज़ें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। आपने देखा होगा गांव वाले बहुत सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि शहरों में दिखावा होता है खान पान का, पहनने ओढ़ने का आदि। तो वही 2 बहनों के बीच की बात बताई जा रही है। एक बहन गांव में है और एक बहन शहर की अपने ठाट बाट की बातें, भौतिक सुखों की बातें उसे बता रही है। छोटी बहन को बात लग गई। उसने कहा, हम सीधे साधे हैं तो क्या, चिंता से तो मुक्त हैं। तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ वह सब हवा भी हो सकता है। जी। बड़ी छोटी बहन बहुत समझदार है। उसने कहा, हम कम है तो क्या हुआ, लेकिन हम सीधे साधे हैं, क्या हुआ, हम लेकिन चिंता से मुक्त हैं। तुम्हारे वहाँ तो आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ वो भी गायब हो सकती है। बहन से कह रही, अक्सर होता है कि आज जो अमीर है वही कल टुकड़े की मोहताज है, पर हमारे गांव के जीवन में ये जोखिम नहीं है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कभी कमी ना होगी। यही सोचकर हमें संतोष मिलता है। बड़ी बहन ने तुनक कर कहा, बस, पेट तो बैल और कुत्ते भी भरते हैं, पर बाबी कोई ज़िंदगी है। सारी ज़िंदगी तुम्हारी बस यही हालत रहेगी, और तुम्हारे बच्चों की किस्मत में भी यही लिखा है। छोटी बोली, हमें तुम्हारी तरह किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। शहर में तुम 1000 लालच से घिरी रहती हो। वो छोटी वाली कह रही है कि तुम तो 1000 लालच से घिरी रहती हो, लेकिन मैं बहुत संतोष का जीवन व्यतीत करती हूँ, और मेरा यही जीवन, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीधे साधे जीऊँ। मेरे घर खाने का कभी भी टूटा नहीं होगा, कभी खाना कम नहीं होगा। घर का मालिक यानी दीना, जो घर का मालिक था, वो किराए पे रहती थी उसकी छोटी बहन गाँव में। तो घर का मालिक था, वो सुन रहा था खड़ा। घर का मालिक यानी दीना बरामदे पर खड़ा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो खरी है, बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। हाँ, हमारे पास ज़मीन काफ़ी है, हमारे पास भी ढेर सारी ज़मीन हो, काफ़ी नहीं है, हमारे पास भी ढेर सारी ज़मीन हो तो हम भी मालदार बन जाएंगे, और हमें समाज में भी सम्मान मिलेगा। उसकी छोटी बहन बहुत समझदार थी, वह उस बड़ी बहन की बातों में नहीं आई। लेकिन जो छोटी बहन का मकान मालिक था, उसने जब बातें सुनी तो उसको लालच आने लगा कि मेरे पास बहुत ज़मीन हो तो मुझे बहुत गांव में सम्मान मिलेगा और मैं मालदार बन जाऊंगा। अब दीना रात दिन सोच में डूबा रहता।
कि कैसे अधिक से अधिक ज़मीन का मालिक बने और खूब फसल उगाकर धन जमा करे। अब लालच उसको आने लगा कि मैं कैसे भी करके बहुत सारी ज़मीन का मालिक बन जाऊं और धन जमा कर लूं। अचानक एक दिन एक सौदागर ने उसे सूचना दी कि नदी के पार कोल जाति के लोग अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, वह भी औने पौने दामों में। यह सुनकर दीना की बाछें खिल गईं। उसने बताया कि वह मतलब प्रसन्न हो गया, बाछे खिलना मतलब प्रसन्न हो गया कि अरे कैसे औने पौने दाम में कम पैसों में ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी मुझे। उसने बताया कि वहाँ इतनी ज़मीन है कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे हैं कि ज़मीन मुफ्त के भाव ले सकते हो, मतलब फ्री में तुम ज़मीन ले सकते हो। दीना अपने मित्र के साथ नदी पार चल पड़ा। दीना अब ज़मीन खरीदने के लिए नदी के पार चल गया। दोनों आगे बढ़ते गए। चलते चलते दोनों 7वें रोज़ वहाँ पहुँचे जहाँ से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी, जहाँ उन्हें ज़मीन खरीदने के लिए पहुँचना था। आदिवासी लोग, कोल लोग थे उनकी। उसने देखा कि ये कोल लोग तंबू में रहते हैं। तंबू मतलब जो टेंट लगा कर रहते हैं। शिकार करते हैं, मवेशी पालते। क्या करते थे? शिकार करते थे, मवेशी मतलब पालतू पशु पालते थे और मौज से रहते थे। उन्हें कोई भी चिंता फिक्र नहीं थी कि मैं घर बना लूँ या मैं बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनूँ या मैं अच्छे महलों में रहूँ। वो सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। ना रोटी बनाना जानते थे, ना अनाज उगाना सीखा था, पर ये थे भले सीधे स्वभाव के। दो अनजान लोगों को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उनके चारों तरफ जमघट करके खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मदद से दीना ने बताया, मतलब जो ट्रांसलेशन करता है बात का, भाषा का, उसके माध्यम से बताया कि मैं ज़मीन की खातिर आया हूँ। कोल लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत मतलब स्वागत किया उनका। बड़ी आवभगत के साथ दोनों को अपने सरदार के पास एक तंबू में ले गए। वहाँ पत्तों के बने गद्दे पर बिठाया और स्वयं नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। दीना ने बड़ी सी बालदार टोपी पहने कोल सरदार की ओर देखते हुए पुनः अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने फिर से बताया कि मैं ज़मीन खरीदने आया हूँ। कोल सरदार ने दीना से कहा, जितनी ज़मीन चाहे चुन लो। दीना ने पूछा, ज़मीन की दर क्या होगी, मतलब क्या भाव होगी, मतलब कितने रुपए ज़मीन होगी। हमारी दर तो एक ही है, सरदार बोले। हमारी दर तो एक ही, एक दिन के 1000 रुपये, मतलब एक दिन का मैं 1000 रुपये लेता हूँ, कोल सरदार ने बताया। दीना समझा नहीं। उसने पूछा, यह दिन का हिसाब कैसा है? वह सोचा कि अरे स्क्वायर फीट में होती है ज़मीन, मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर में होती है, लेकिन ये कैसा है कि एक दिन के हिसाब से ये पैसे ले रहे हैं मेरे 1000। दीना अचरज में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को नापा जा सकता है। सरदार हंसा, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह वापस ना आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। मतलब उसने शर्त रख दी सरदार ने कि तुम जहाँ से चलोगे जिस दिन, उस दिन तुम्हें वहीं लौट के वापस आना होगा। उस बीच में तुम जितना चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, वरना वो 1000 रुपये मैं ले लूँगा और ज़मीन भी नहीं दूँगा। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। उसके लिए उन्होंने बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कोल लोग चले गए उनको बिस्तर पर लिटाकर। दीना को रात भर नींद नहीं आई। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसे चाय पीने से इनकार कर दिया। दीना ने चाय भी नहीं पी। सवेरा होने पर वह मुंह अंधेरे उठ गया। कोल लोग भी उठे और बस्ती के बाहर इकट्ठे हुए। सभी कोल लोग आ गए, दीना भी आ गया। फिर सब चल पड़े। खुले मैदान में जब पहुँचे तो सरदार ने कहा, जहाँ तक आंखें जाती हैं वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, उसमें से जितनी तुम चाहो ले लो। मतलब उन्होंने कहा कि जितनी दूर तक तुम देख रहे हो ये सब हमारी ज़मीन है और जितना तुम चल लो, जितनी चाहो उतनी एक दिन में तुम ले सकते हो। सरदार ने अपने सिर पर से टोपी उतारी और ज़मीन पर एक स्थान पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ, मतलब यहीं वापस आना।
जितनी ज़मीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने सरदार से फावड़ा लिया और पूरब की ओर मुँह करके चल दिया। कोल लोगों के साथ दीना का मित्र टोपी के पास खड़ा रहा। कुछ देर तक वह निडर होकर सीधा बढ़ता गया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई ना दिया। दीना ने सोचा, ओह मैं इधर काफ़ी बढ़ा आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसने सोचा कि मैं एक तरफ तो काफ़ी चल लिया, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। उसने जूते उतारे और वहाँ पर फावड़े से निशान बना दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, दोपहर हो गई थी। उसने सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह वहीं बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। इस तरह कुछ देर बैठकर आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ चला। मतलब आगे आगे बढ़ता जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे लालच हो गया था कि कितनी मैं ज़मीन तय कर लूँ और उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी एक दिन में 1000 रुपये में। गर्मी तेज हो चली तो भी दीना चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ़ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी, मतलब वो बहुत लंबा चल गया। उसने सोचा कि ज़मीन की ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली हैं, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। दीना ने वहाँ पर फावड़े से निशान बनाया और बाईं ओर मुड़कर तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 चक्कर काट चुका था। उसने सोचा कि मेरी ज़मीन की एक भुजा छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। मतलब अब वो वापस लौटने की सोचने लगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। ये सोच दीना ने वहाँ तीसरा निशान बनाया और उस स्थान की तरफ मुँह करके लौट चला जहाँ से उसने ज़मीन नापना शुरू किया था। लेकिन अब चलने से में मुश्किल होती थी। नंगे पैर जगह जगह से कट और छिल गए थे अब उसके, और टांगें जवाब दे रही थी, क्योंकि वह इतना चल चुका था कि उसे थकान हो गई थी। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। जरा आराम करने का मन हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहाँ पहुँच जाना था। मतलब वह अब रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसे सूरज छिपने से पहले वहाँ पहुँचना था। अब उसके मन में विचार आने लगा, मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा, मतलब वह अपने आप को कोसने लगा कि मैं इतना दूर क्यों चला गया, मैंने इतना लालच क्यों कर लिया कि अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरे 1000 रुपये भी चले जाएंगे और मुझे ज़मीन भी नहीं मिलेगी। दीना जी तोड़ चलने लगा। बहुत कठिन परिश्रम करके वो चलने लगा। चलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह तेज पर तेज कदम रखता गया, बढ़ा चला। लेकिन टोपी वाली जगह अब भी दूर थी, उसे अब भी नहीं दिख रही थी। यह देख उसने भागना शुरू कर दिया। भागने लगा। अब रहकर सोचता, सूरज छिपने से पहले मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए। अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। मतलब जितना उसके अंदर शरीर में ताकत बची थी उसने सब समेटी और दौड़ने लगा। सूरज धरती से लगा जा रहा था, सूरज डूबने वाला था, लेकिन दीना भी टोपी वाली जगह के बिल्कुल समीप आ पहुंचा था। उसे टोपी अब दिखाई देने को, लोग उससे सामने दिखाई देने लगे थे और टोपी दिखने लगी थी। अब तो ज़मीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी जिस पर उसकी रकम रखी थी। रकम मतलब रुपए रखे थे। तभी उसके मुँह से चीख निकल पड़ी। वह चिल्लाया। टांगों ने जवाब दे दिया। टांगे एकदम बेकार हो गई। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुँचे। वह गिर पड़ा और उसके हाथ जो थे टोपी पर लगे जाके। दीना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। दीना ने जहाँ पे लौटना था वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया था अपना। ऐसा सोचकर कोल लोग बहुत खुश हुए। वो लोग खुश हो गए कि अब उस जितनी ज़मीन इसने नापी है सब इसको मिल जाएगी। कोल सरदार ने प्रसन्न होकर कहा, खूब, बहुत अच्छा, देखो उसने कितनी बहादुरी दिखलाते हुए ज़मीन ले डाली। उसने देखो कितनी बहादुरी दिखाई, इतनी दूर चल गया और उसको इतनी ज़मीन उसने आखिर एक दिन में ले ही ली। दीना का मित्र दौड़ा हुआ आया। दीना का मित्र दौड़ा और उसे उठाना चाहा, लेकिन देखा कि दीना के मुँह से खून निकल रहा था। और दीना मर चुका था।
को लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। उनको दया आई कि बेचारा ऐसा किया उसने कि मतलब इतना लालच किया कि आखिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल को 2 गज जमीन ही उसे नसीब हुई। जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई थी, सिर्फ उतनी ज़मीन में ही उसके शरीर को, मृत शरीर को दफना दिया गया, वह भी अपनी जान देकर। मतलब उसकी जान चली गई और उसे सिर्फ 2 गज ज़मीन ही अंत में प्राप्त हुई। तो इस कहानी के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख जब तक हमारा जीवन है तभी तक होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, संतोष रखना चाहिए अपने जीवन के लिए। हमारे पास जो भी है वही सबसे अच्छा है। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस सीख को उतारिएगा। ये कहानी यही हमें सिखाती है कि हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए, ना कि दूसरे को देखकर हमें उस तरह से उस चीज़ के लेने के लिए परेशान होना चाहिए या अपने प्राणों पर कोई संकट लाना चाहिए। धन्यवाद।